Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. This is our first lecture and also this is our first chapter which is computer system. आज हम फर्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे विच इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर को डेवलप किया गया इन फेजेस। ठीक है। जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे वो डिफरेंट थे आज के कंप्यूटर से। जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर डेवलप किया गया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको इन्हेंस किया गया। लेकिन आज जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है, इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम से पहले कुछ डिवाइसेस थी। ठीक है, जिन्हें ओल्डेस्ट डिवाइसेस कहा जाता है। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कंप्यूटर कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जस्ट एक मशीन नहीं है, बल्कि ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का। एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? जो कि फिजिकल पार्ट है जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसे हम लोग ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये मिलके काम करते हैं। अब कंप्यूटर बेसिकली कहाँ हेल्प करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और हमारे जो डेली लाइफ टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस, इनमें हेल्प करता है। अब इसके बाद हम लोग डिवाइसेस देखते हैं कि कौन सी ओल्डेस्ट डिवाइसेस हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर से पहले यूज की जाती थी। जिसमें सबसे पहले एबाकस है। एबाकस क्या है? एक ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग टूल है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको परफॉर्म करता था। लेकिन ये किसके थ्रू करता था? एक रॉड होता था। ठीक है, उसके अंदर बीड्स होते थे। इस तरह के बीड्स होते थे जिनके थ्रू ये कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। और ये बहुत से कल्चर्स में यूज किया जा रहा था। उसके बाद नेपियर बोन आ गया। अब नेपियर बोन जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। कब किया था? 1600 में किया था। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता था? एक स्टिक्स होती थी। ठीक है, स्टिक्स के थ्रू इसको यूज किया जाता था विद नंबर्स। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करता था? ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हेल्प करता था। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करता था नेपियर बोन्स। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हेल्प करता था। और फर्स्ट टाइम जो नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था डेसिमल पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4123। तो इस तरह के जो डेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये नेपियर बोन ने, सॉरी, जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद डिवाइस आती है पास्कल लाइन। अब पास्कल लाइन ब्लेस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था। अब ये क्या है? ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसको यूज कैसे किया जाता था? इसको गेयर्स और व्हील्स के थ्रू इसको यूज किया जाता था। और ये क्या काम करता था, या ये कौन सा टास्क परफॉर्म करता था? ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की टास्क परफॉर्म करता था और ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था। इसके बाद स्टेप्ड रेकनर आ गया, जो कि एडवांस वर्जन है पास्कल लाइन का। ठीक है, पास्कल लाइन में कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, और उसको इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, और उसके लिए जो है वो स्टेप रेकनर डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसने करवाया था? गोटफ्राइड विल्हेल्म लिबनिज ने 1673 में इन्वेंट किया था। और ये एडवांस कैलकुलेशंस, जो मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स की जो कैलकुलेशंस हैं, उनको परफॉर्म करता था। इसके बाद डिवाइस आती है डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये किसने इन्वेंट की थी? चार्ल्स बेबिज ने 1820 में इसको इन्वेंट किया था। और ये एक मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करती थी। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इम्प्रूव डिजाइन है बेबिज का। ठीक है, जो कि 1830 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जनरल पर्पस कंप्यूटेशन?
जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस वो कंप्यूटेशंस होती हैं जो कि, अच्छा, एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटेशन, ठीक है, एक होती है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब जो स्पेसिफिक पर्पस जो कंप्यूटेशंस होती हैं वो जस्ट वन टास्क को परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जो जनरल पर्पस कंप्यूटेशंस हैं वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जनरल पर्पस में आता है हमारे पास एग्जांपल में कंप्यूटर, जबकि जो हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटेशंस जो होती हैं हमारे पास, उनके एग्जांपल में आते हैं कैलकुलेटर्स। अब कैलकुलेटर्स क्या करते हैं? जस्ट मैथमेटिकल फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमें जो है डॉक्यूमेंट्स भी बना के दे रहे होते हैं। उसके अंदर हम लोग वीडियोस को भी देख सकते हैं, ऑडियोज को भी सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है वो भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर्स क्या है, सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करें, लेकिन जो जनरल पर्पस कंप्यूटेशन होती हैं वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रही होती हैं। अब ये किसके थ्रू करते हैं? ये पंच कार्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास इसके अंदर जो कंप्यूटेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें एंटर करना पड़ेगा 2 + 2 = 4 होता है। अभी जो इनपुट हम दे रहे हैं ये हम किसके थ्रू देंगे? ये हम पंच कार्ड के थ्रू देंगे। पंच कार्ड के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं और डेटा को भी हम किस तरीके से स्टोर कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका रिजल्ट 4 आया है, ठीक है। अब इसको हमने स्टोर करवाना है तो वो भी हम लोग पंच कार्ड के थ्रू इसको स्टोर करवाएंगे। तो यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड स्टोरेज। और इसको फर्स्ट टाइम मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया था, या इसको जो है वो मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, जब एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया गया था तो उस टाइम मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया गया था। उसके बाद है टेबुलेटिंग मशीन। अब टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलेट ने 1890 में इन्वेंट किया था। और सिमिलरली जिस तरीके से एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड को यूज किया गया था फॉर इनपुट एंड स्टोरेज, इसमें भी ये काम किया गया था कि पंच कार्ड के थ्रू ही डाटा को स्टोर भी करवाया गया और इनपुट भी, डाटा जो इनपुट दी जाती थी वो भी पंच कार्ड को यूज करके इनपुट दी जाती थी। इसके अलावा इसमें जो है वो स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेस किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को प्रोसेस करना था तो वो भी टेबुलेटिंग मशीन डिवाइस के थ्रू ही करते थे। और बाद में ये आईबीएम, मतलब आईबीएम का मतलब ये होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लेटर लेड टू द क्रिएशन ऑफ आईबीएम। बाद में ये आईबीएम एक तरह से बन गया था, या एक कंपनी है, ठीक है, वो बन गई थी इसकी टेबुलेटिंग मशीन की। फिर उसके बाद है मार्क 1 कंप्यूटर। अब ये हॉवर्ड एकर ने 1944 में इसको इन्वेंट किया था और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। और ये क्या करता था, ये लार्ज नंबर्स की जो कैलकुलेशंस है उनको क्विकली परफॉर्म करता था। इसके अलावा अब पहले जो है जैसे किसी एनालिटिकल इंजन डिवाइस है, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन डिवाइस है, अब वहां पे जो इनपुट देते थे वो पंच कार्ड के थ्रू देते थे। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ गया था, स्विचेस के थ्रू भी इनपुट दे दी जा सकती थी और पंच कार्ड के थ्रू भी इनपुट दी जा सकती थी। और जो आउटपुट थी वो कहाँ पे डिस्प्ले होती थी? वो प्रिंट आउट होके आती थी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी डिवाइसेस थी जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स से पहले यूज की जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न कंप्यूटर्स आ गए जिनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर जनरेशन। अब कंप्यूटर जनरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर जनरेशन में कंप्यूटर की जर्नी को देखेंगे, किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो टाइमली इन्हेंस होता गया, ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जब डेवलप किया गया वो बहुत डिफरेंट था आज के कंप्यूटर से, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी आहिस्ता आहिस्ता उनको रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, ठीक है, ताकि जो है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके, स्पीड उसकी बेटर हो सके, प्रोसेसिंग पावर बेटर हो सके, ठीक है, इसलिए उनमें एनहेंसमेंट लेके आते गए। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन को हम लोग देखते हैं कि
उनमें कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया था, फिर उनमें क्या लिमिटेशंस थी तो सेकेंड जनरेशन आई, ठीक है, या उनकी क्या एडवांटेजेस थे। अब फर्स्ट जनरेशन 1940 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई या डेवलप की गई, ठीक है, और वो 1956 तक यूज होती रही, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स यूज किए गए, ठीक है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, एक बिग ग्लास ट्यूब होती है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। अब हम लोग कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोई प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो अब वो किसके थ्रू उस वक्त करते थे, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू उस वक्त प्रोसेसिंग होती थी। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे वैक्यूम ट्यूब में, क्या प्रॉब्लम्स थे, उसका साइज बहुत बहुत लार्ज था, इसलिए हम लोग ये काफी टाइम से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जो पहले के कंप्यूटर्स थे वो ऑलमोस्ट वन रूम जो है वो कंज्यूम करते थे, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा था। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज लार्ज था। इसके अलावा उन कंप्यूटर्स में क्या लिमिटेशन थी, वो बहुत स्लो थे, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी, और बहुत ज़्यादा हीट जो है वहाँ उनमें से प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और रिलायबल भी नहीं थे, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उन कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, उनमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज के थ्रू वो काम करते थे। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं होती। अब दो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, राइट, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो मशीन ही अंडरस्टैंड करता है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, जो एक आम नॉर्मल पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब जब मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की गई, जो कि 0 और 1 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 को स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए 1 0 लिखेंगे। अगर हमें 3 स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग 1 और 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 1 और 1 कंप्यूटर में स्टोर करवा रहे हैं, इट्स मीन कि हमने 3 को स्टोर करवाया है। इन केस हम लोग 2 को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें 1 0 लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये किस तरीके से ह्यूमन को समझ आ सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त उस कंप्यूटर में मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब वो जो कंप्यूटर थे वो मशीन लेवल लैंग्वेज पे वर्क करते थे, ठीक है। तो ये भी एक उनका नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा इनपुट कैसे देते थे उन कंप्यूटर में, पंच कार्ड के थ्रू देते थे, और आउटपुट जो है वो कैसे प्रिंट होके आता था, वो मतलब प्रिंट होके हमारे पास आउटपुट आता था। अब तो हम लोग डायरेक्टली अपना आउटपुट मॉनिटर्स के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त प्रिंट आउट होते थे आउटपुट्स। अब उन कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल्स, उनके नाम है, ठीक है, एक है इनाइक और एक है इनाइवैक 1, ठीक है, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं जो कि इसके एग्जांपल्स में आते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेकेंड जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और 1956 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और 1963 तक इस जनरेशन को यूज किया गया था। अब पहले वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनकी स्पीड्स बहुत स्लो थी, उनका साइज बहुत लार्ज था। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रांजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, या ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड किया गया था, या ट्रांजिस्टर को ऐड किया गया था इन डिवाइसेस में। अब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो स्मॉलर थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, फास्टर थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और ये रिलायबल थे, ठीक है। अब इनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर थे ये चीपर थे, ठीक है, और मोर पावरफुल थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, और इजियर टू यूज थे, ठीक है, इनको यूज करना इजी था। अब इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फॉरट्रैन और कोबोल, ये दोनों ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, तो इसीलिए ह्यूमन उनको इजीली यूज कर सकता था। और अब इनमें कैसे हम लोग इनपुट एंटर करते थे, पंच कार्ड के थ्रू भी करते थे, लेकिन अब साथ मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू भी कर सकते थे, और डिस्क के थ्रू भी इनपुट कर एंटर कर सकते थे। और जिसकी एग्जांपल आती है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स के नेम है वो है IBM 7030, और एक है इनावैक 2, ठीक है। अब ये इनावैक 1 का एडवांस वर्जन इनावैक 2 इंट्रोड्यूस करवाया गया था सेकेंड जनरेशन में।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन में भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया गया। और थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। 1963 में थर्ड जनरेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई और 1971 तक इसको यूज किया गया। अब आईसीस क्या होते हैं? आईसीस एक तरह से चिप्स होती है, ठीक है। अब इसमें ना मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के अंदर ऐड किया गया कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक चिप बनाई गई, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को ऐड किया गया। जिससे क्या हुआ कि वो फास्टर हो गए, ठीक है, उनका साइज और कम हो गया और वो रिलायबल भी ज्यादा हो गई सेकेंड जनरेशन से। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और मॉनिटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और मॉनिटर को डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग अब किस तरीके से इनपुट देते थे? कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते थे और मॉनिटर के थ्रू इनपुट सॉरी आउटपुट जो है वो हमारी डिस्प्ले हो जाती थी। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये एट ए टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल, हमने जो है वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। साथ ही हमने कोई वीडियो देखनी है, हमने वो ओपन कर ली। पीछे हमने कोई म्यूजिक सुनना है, हमने वो भी साथ ही पैरेलली जो है उसको ओपन कर लिया। तो हम लोग एट ए टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते थे थर्ड जनरेशन में। और यहाँ पे जो इस कंप्यूटर का नाम था वो था IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। अब ऑब्वियसली कुछ जो है वो लिमिटेशंस रह गई थी थर्ड जनरेशन में, जिसको इनहेंस किया गया, ठीक है। एक एडवांस वर्जन इसका लेके आया गया जो कि फोर्थ जनरेशन है, जो कि 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और अभी तक ये काम करे फोर्थ जनरेशन। अब इसमें जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसमें ना पूरा एक सीपीयू एक चिप के अंदर लेके आया गया था, ठीक है। जो एक पूरा सीपीयू का काम है वो एक सिंगल चिप में इसको ऐड किया गया था या इंटीग्रेट किया गया था। अब इनका साइज और कम हो गया एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, ठीक है, और ज्यादा फास्ट हो गए, ठीक है। ये इनका जो मतलब ये जो डाटा है वो बहुत ज्यादा स्टोर कर लेते थे ये वाले कंप्यूटर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी इसके फीचर्स में आते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया आता है। और इसके अलावा जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आते हैं। अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, अब इसके इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि पहले जो कंप्यूटर्स थे ना उनको हम लोग कमांड्स देते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विंडो ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्रॉस का बटन है, राइट। अब हम पहले क्या होता था कि ये क्रॉस का बटन नहीं होता था, बल्कि हमें इसको ना कमांड देनी पड़ती थी कि अब इसको जो है वो क्लोज कर लें, ठीक है, इसकी कमांड दे लेंगे। अगर हम इसको ओपन करना है तो हमें ओपन की कमांड देनी पड़ती थी। कुछ हमें जो है वो डिलीट करना है तो हमें डिलीट की कमांड देनी पड़ती थी। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अब ये एक विंडो है, ठीक है, ये ओपन हुई हुई है और हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है ना यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, ठीक है। हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। हमें कोई इसकी कमांड लिखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि जस्ट हमें जो है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस बटन पे और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फीचर है, ठीक है, जिसमें जो है वो आइकन्स, ठीक है, मेन्यूज या विंडोज को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कि हम लोग कमांड्स लिखें उसके लिए प्रॉपर उसको उनको याद करें, ठीक है। कमांड्स को फिर हमें उस टाइम याद करना पड़ता था। आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो है C++, ठीक है। अब जावा, पाइथन, ठीक है, ये जो है ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसके कुछ ये जो है जैसे कि सी लैंग्वेज है, में भी आप लोगों ने पहले से पढ़ी हो, ठीक है। अब ये सारी जो फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो हम लोग किसी भी लैंग्वेज के थ्रू लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से C और C++ है वो सिस्टम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवेलप करने के लिए यूज होती है। अब जावा है वो वेबसाइट को डिवेलप करने के लिए यूज होती है। पाइथन है जिस तरीके से वो AI वगैरह में यूज होती है। तो डिफरेंट पर्पस है हर लैंग्वेज के। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है फोर्थ जनरेशन की वो पर्सनल कंप्यूटर्स मतलब PCs हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं।
और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल ने 1971 में डेवलप किया था। अब आगे आते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन की तरफ। अब फिफ्थ जनरेशन जो आजकल भी चल रहा है, ठीक है, और आगे फ्यूचर भी किसका है, फिफ्थ जनरेशन का ही है। फिफ्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम हर जगह एआई का नाम सुनते हैं, ठीक है, एआई एआई एआई, ठीक है। अब जो इसका मेन फोकस है, मतलब फिफ्थ जनरेशन का, वो एआई ही है, ठीक है। इन कंप्यूटर्स में एआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं, जिस तरीके से ह्यूमन लर्न करता है, थिंक करता है, सिमिलरली कंप्यूटर्स जो हैं वो लर्न करते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, ठीक है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग उन कंप्यूटर पे उसकी प्रॉब्लम लिखेंगे और वो फौरन उसका सोल्यूशन देगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कंप्यूटर लर्न कर चुके हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचता है। अब जब हम उसको ह्यूमन की प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है, या एक पेशेंट की प्रॉब्लम बताएंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो आगे उसकी जो डिजीज है वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि अच्छा इसको ये वाली डिजीज है, ठीक है। अब हम लोग ये किस तरीके से काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक लार्ज डेटा सेट होता है, ठीक है, एक लार्ज डेटा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है, ठीक है, उसके अंदर जो है तो डिफरेंट जो डिजीजेस हैं, ठीक है, उनके सिम्टम्स लिखे हुए। अब वो कंप्यूटर ने याद कर लिए। अब जब उसके पास एक पेशेंट आएगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर लिखेगा, अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसकी डिजीजेस के वो लिखेगा, और उसको वो जो उसने लर्न किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो बता देगा कि अच्छा आपको ये डिजीज है। इस तरीके से ये काम करते हैं। अब जो ओल्डर जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, वो सिर्फ ह्यूमन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है वो खुद सोचते हैं, वो खुद जो है वो समझते हैं प्रॉब्लम को, और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इसके फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपने भी इस चीज को देखा होगा कि हम लोग चैट जीपीटी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम उससे उर्दू में बात करें वो उर्दू में आंसर करता है, हम उससे इंग्लिश में बात करें वो इंग्लिश में आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है एंड मेक डिसीजंस, ठीक है, वो खुद डिसीजंस लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऑटोमेटिक कार है, ठीक है। अब कुछ कार ऐसी होती हैं कि हम उनमें जो है एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं कि इस मतलब कार ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब वो खुद जो है वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, वो कार जो है वो चल रही होती है। अब वो कैसे चलती है? अब जैसे देखें, आगे से फॉर एग्जांपल कार आती है तो वो खुद बहुत स्टॉप कर जाती है, तो खुद डिसीजन लिया कि नेक्स्ट कार आ गई है, अब मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स वगैरह यूज किए जाते हैं कि फौरन उसको डिटेक्ट करती है और वो वहीं पे स्टॉप कर जाती है कि अच्छा अब आगे कार है, ठीक है, या आगे कोई चीज है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। आगे है न्यू वे टू इंटरेक्ट, ठीक है, वॉइस कमांड के थ्रू जो है वो डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करती है, गेस्टर्स के थ्रू करती है, टच के थ्रू करती है। अब वॉइस कमांड मतलब आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, ठीक है, हम उससे बात कर रहे होते हैं, वो हमें आंसर कर रहा होता है, तो ये वॉइस कमांड है। गेस्टर कुछ कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, हैंड मूवमेंट के थ्रू जो है वो चल रही होती हैं, ठीक है। आगे टच स्क्रीन, जिस तरीके से हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह आ जाते हैं इसमें, इसकी एग्जांपल में। रियल यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, रोबोट्स में यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, ठीक है, कोई भी डिजीज उसने प्रिडिक्ट करनी है कि इसको कौन सी डिजीज है, तो उसमें यूज होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, ठीक है, जो कार्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत चल रही होती हैं, ठीक है, तो बस उसके अंदर जो है वो एक मैप सेट होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो आगे खुद ही देख लेते हैं कि कोई कार आ रही है, ठीक है, कोई पर्सन है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ से टर्न लेना है, तो वो खुद सब कुछ डिसाइड कर रही होती है, ठीक है। विजुअल असिस्टेंट वही एलेक्सा के एग्जांपल है, ठीक है, हम उससे बात कर रहे होते हैं, वो हमें आंसर कर रहा होता है, हमें असिस्ट कर रहा होता है, हमारी हर चीज में हेल्प कर रहा होता है। तो ये सारी जनरेशन थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि फेडरल बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है, ये आगे इसी जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये कुछ एमसीक्यूज हैं। इन केस आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह।
मैं आपको ये एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 2 है अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन इन केस आपको फिर भी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कोई अपना क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली रिप्लाई करूंगी।